if coordinates of vertices of triangle are rational numbers, ये याद भी रखना है आप लोगों को, नोट की तरह मैं लिखा रहा हूं. If coordinates of vertices of triangle are rational numbers, then centroid orthocenter circumcenter, ये याद भी रखना है, ध्यान रखना, are always rational points, are always rational points. रैशनल पॉइंट्स का मतलब क्या है, इनके भी जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स. बात समझ में आ गई ना. एंड इन सेंटर मे बी रैशनल पॉइंट, मे नॉट बी रैशनल पॉइंट. एंड इन सेंटर मे बी रैशनल, मे नॉट बी रैशनल. ये याद भी रखना है आप लोगों को. अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना. मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों के तीनों क्या है, रैशनल है. ठीक है कि नहीं, मतलब तीनों पेयर्स रैशनल है. इसका मतलब ऑल 6 नंबर्स दैट आर रैशनल नंबर, मतलब इनके वर्टेक्सेस में x और y जो इन्वॉल्व है वो ऑल क्या है, रैशनल नंबर्स. बात समझ में आ गई ना. तो सेंट्रॉइड के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है. क्यों नहीं है टेंशन, सेंट्रॉइड हम में से सभी जानते ही हैं. सेंट्रॉइड क्या होता है, xg कितना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3. बात समझ में आ गई कि नहीं. और yg कितना होता है, शॉर्ट में लिख दूंगा सिग्मा yi बाई 3. तो x1 x2 x3 तीनों के तीनों रैशनल है. इसका मतलब क्या होगा, सम भी कैसा होगा, रैशनल. बात समझ में आ गई ना. तो सेंट्रॉइड के दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, रैशनल. लिख लो, सेंट्रॉइड एक्सप्लेन हो गया, लिख लो यार. बिकॉज xg इक्वल टू सिग्मा xi बाई 3 एंड yg इक्वल टू सिग्मा yi बाई 3 एंड ऑल xi's and all yi and all yi's are rational numbers. So centroid is rational point. Got it? So centroid is rational point. बात समझ में आ गई कि नहीं है. अब मैं ऑर्थो सेंटर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ढंग से समझना. ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर किसी एक में से, इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना चाहता हूं. ऑर्थो सेंटर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ढंग से समझना जरा. अगर x1 x3 y2 y3 ये रैशनल है तो स्पेशल केस नहीं ले रहे कि x2 इक्वल टू x3 हो, ऐसा कुछ नहीं ले रहे हम. इन जनरल मुझे ये बताइए कि जो बीसी लाइन का स्लोप है y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये कैसा होगा, रैशनल. गॉट इट है. बात समझ में आ गई कि नहीं. मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करूंगा. तो स्लोप ऑफ, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर रैशनल, सो स्लोप ऑफ बीसी इज रैशनल. बात समझ में आ गई ना, लिख लो जरा. बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स, मतलब स्पेशल केस नहीं ले रहा हूं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ज्यादा है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं. समझ गए ना.
Because coordinates of B and C are rational numbers, so slope of BC is rational. आ गया? आया कि नहीं है? अब मुझे ये बताइए, अगर BC का स्लोप रेशनल है तो जो AD है, A से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं BC पे, लेट इट बी द D. तो इफ स्लोप ऑफ BC इज रेशनल, नेसेसरीली स्लोप ऑफ AD इज रेशनल. लिख लो जरा, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ AD इज रेशनल. बात समझ में आ गई ना? अब ढंग से कंसंट्रेट करना, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं. स्लोप ऑफ AD रेशनल है, तो AD की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m AD x माइनस x1. इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AD. सही है कि नहीं? एल्टीट्यूड AD. गॉट इट? तो एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन मेरे पास कैसी आ गई, उस पर फोकस करिए. एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन, मैं ये कह रहा हूं कि एल्टीट्यूड AD किस टाइप का है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड कॉफिशियंट्स आर रेशनल नंबर्स. इसमें कोई डाउट? मतलब इतने डिस्कशन से मैं इस कंक्लूजन पे आ गया कि इक्वेशन ऑफ AD क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 टाइप की होगी. यहां पे कॉफिशियंट सब कैसे हैं? रेशनल. तो इक्वेशन ऑफ AD इस टाइप की होगी, या इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइप का होगा. और कॉफिशियंट्स कैसे हैं? रेशनल. गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? अब सभी वर्टिसेस मेरे लिए कैसी हैं? सिमेट्रिक. तो दूसरा एल्टीट्यूड भी मैं निकालूंगा, उसकी इक्वेशन भी कैसी आ जाएगी? एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें कॉफिशियंट्स कैसे होंगे? ये AD की इक्वेशन है, एक एल्टीट्यूड है, तो दूसरा जो BE होगा, ढंग से सुनना यार, बात नहीं करिए. दूसरा जो एल्टीट्यूड होगा मेरे पास, उसकी इक्वेशन भी किस टाइप की होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2. जहां पर मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं कि ये कॉफिशियंट है, ये क्या है? रेशनल. बात समझ में आ गई ना? नहीं आया समझ में? क्या आ गया ना? यस. नहीं, और तो सेंटर में जरूरी होता है. एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स होता है ना, सरकम सेंटर में जरूरी नहीं होता. सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स. और तो सेंटर में क्या होता है? एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्सेस. बात सुन है? नहीं नहीं यार, तुम क्या कर रहे हो? ये सब भूल गए, पिटना चाहते हो क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो सकते हैं. एल्टीट्यूड ये है. बात समझ में आ रही है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड अगर इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल उनके लिए सेम होते हैं. बात समझ में आ गई ना? और तो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट किसका होता है? एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्सेस अपॉन अपोजिट साइड. गॉट इट? तो अभी मेरे पास जो कंक्लूजन था, दोबारा से बताना पड़ेगा क्योंकि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन में टेंशन हो गई है. मैंने आपको यह बताया, नॉर्मल से ये लिख के इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आ जाए, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी. वैसे ढंग से देखना कि बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रेशनल है, तो BC का स्लोप रेशनल होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रेशनल होगा. और एल्टीट्यूड की मैंने इक्वेशन लिखी AD की, तो उसमें जो भी कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे वो कैसे होंगे? रेशनल. तो यहां से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि एल्टीट्यूड की इक्वेशन में क्या होता है? एल्टीट्यूड की इक्वेशन में क्या होता है कि जितने भी कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं? रेशनल. अगर हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? रेशनल. बात समझ में आ गई नहीं आई? तो दूसरा एल्टीट्यूड भी क्या होगा? ऐसा ही होगा जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे? रेशनल. अब ध्यान से सुनिए, काम की बात खत्म हो रही है पूरी, मतलब कंप्लीट हो रही है बात. ध्यान से देखिए, ऑर्थो सेंटर है क्या? इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट. तो जब इनके कोएफिशिएंट में कोई रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं आ रहा, तो इनका कॉमन पॉइंट भी क्या आएगा? रेशनल.
ये एक L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, क्योंकि L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 दोनों लाइंस में क्या है, कॉफिशिएंट्स कैसे है हमारे पास, रेशनल। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि वो कैसे ऑब्टेंड होगा, इन्हीं के टर्म्स में ऑब्टेंड होगा ना, C1 C2 B1 B2 A1 A2, चाहे निकालें या नहीं निकालें। बात समझ में आ गई ना, समझ आया ये, समझ आया कि नहीं है। जिसका मतलब ऑर्थो सेंटर भी क्या आ गया, रेशनल। अब ढंग से सुनना, मैं एक ही स्टेप में पूरी बात करना कंप्लीट करना चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, क्यों, कैसे, सर्कम सेंटर C, ऑर्थो सेंटर O और सेंट्रॉइड G, ये किस में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, ये 2:1 होता है। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट रेशनल है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट रेशनल है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, रेशनल। बात समझ में आ गई ना है। इसका वाई कोऑर्डिनेट रेशनल है, O का वाई कोऑर्डिनेट रेशनल है, तो C का भी वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, रेशनल। मीन सर्कम सेंटर के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, रेशनल। बात समझ में आ गई ना। इंडिपेंडेंटली भी अप्रोच कर सकते हैं, BC का स्लोप मेरे पास कैसा है, रेशनल, तो BC के परपेंडिकुलर लाइन और BC के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी, वो भी कैसी होगी, रेशनल कोएफिशिएंट से वाली होगी। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कैसा होगा, और रेशनल कोएफिशिएंट वाली लाइन होगी, तो उनका कॉमन पॉइंट भी क्या आएगा, रेशनल। समझ गए ना। तो मैंने ये आपको बताया कि अगर वर्टिक्सेस हमारे पास रेशनल हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, रेशनल। और इंसेंटर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इंसेंटर होता कितना है, AX1 प्लस B X2 प्लस C X3 अपॉन A प्लस B प्लस C, और A कितना आता है, √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो A B C इनमें भी इरेशनल आ सकते हैं, जबकि क्या हो, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 कैसे है, रेशनल होने के बाद भी इनमें क्या आ सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इट मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। बात समझ में आ गई है, कोई डाउट है, लिखिए जरा, सेकंड लिखिए, इसे भी याद करना है आपको, नोट करिए। इफ both the coordinates of all three vertices of triangle are integers, लिखो तो सही, are integers, then triangle cannot be equilateral triangle। मतलब if all three vertices of triangle are integer points, integer point का मतलब क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है,
इंटीजर, जब तक की डेफिनेशन नहीं दी हो और कोई। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ all three coordinates of triangle are integer points, then prove that triangle cannot be equilateral triangle। बहुत ध्यान से समझना और इसे याद भी रखना। मतलब अगर एबीसी मेरे पास अगर इंटीजर पॉइंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है तो इंटीजर पॉइंट को मैं क्या मानूंगा? एक ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया? अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों के तीनों क्या दिए? इंटीजर दिए हैं, तो ऐसा कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये याद भी करना है आपको। इफ एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल then it is not possible all 6 coordinates of मतलब all 3 coordinates all 3 points has integer coordinates। बात समझ में आ गई ना? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कैसे हो? सभी के सभी क्या हो? इंटीजर्स। समझ गए ना? तो बहुत ध्यान से समझना भाई। मैं तो कुछ थोड़ा सा कम ही मेरे को आइडिया है चीजों का, तो कम का ही यूज करते हैं अपन। ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास डी है, ये डी है, लेंथ कितनी है? डी है, तो ये एंगल कितना है? 60। इक्विलेटरल है। कंट्रोवर्सी से करूंगा मैं प्रूव। कंसंट्रेट करना, ये दोनों जो मैं रिजल्ट अभी बता रहा हूं दोनों याद भी करने हैं। एडी का ये 90 होगा, तो एडी की वैल्यू कितनी होगी? एडी मेरे पास होगी डी साइन 60। अब इसमें डाउट नहीं आना चाहिए भाई। डाउट है क्या? तो डी साइन 60 का मतलब क्या हो गया? d√3/2। ठीक है। एंड बीडी की जो वैल्यू होगी, बीडी कितना होगा? डी कॉस 60। ये कितना आ गया? d/2। एंड बीसी कितना आ जाएगा? बीसी तो डी है ही है, क्या दिक्कत है? वैसे बेफालतू में चक्कर में पड़ गया यार मैं। चलो निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब ढंग से समझना कि मैं इसके एरिया के बारे में जानना चाह रहा हूं। कुछ लोगों को रिजल्ट याद भी रहता है, मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने निकाल लिया। मुझे ट्राइंगल के एरिया का एक रिजल्ट ध्यान है। डेल्टा क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? डी है, और हाइट कितनी आ गई है? d√3/2। कुछ लोगों को ये याद भी रहता है, कितना आ रहा है? √3/4 डी स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इतना होता है ना, है? तो बहुत कंसंट्रेट करो। अब इतना निकाला है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। √3/4 डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? है? अब पूरा ध्यान यहां पे फोकस करिए और कंसंट्रेट करिए। x1 x2 y1 y2 ये सभी क्या है? इंटीजर्स। तो यहां से आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है कि नहीं? और 4 है, तो ये √3 से जो टेंशन हो रही है वो टेंशन ही बनी रहेगी। मतलब √3 यहां पे √3 नहीं आ जाएगा। ये नंबर डेल्टा कैसा आ रहा है? इर्रेशनल। तो यहां से मैंने कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इफ वर्टिसेस आर इंटीजर पॉइंट्स देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इर्रेशनल नंबर। √3 की वजह से इर्रेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये नोट कर लो पहले। यहां से कंक्लूजन क्या आया? करेक्ट कंक्लूजन है ये, इफ vertices of triangle are integer points then area of triangle must be irrational number। if vertices of triangle, ये थ्योरम है, याद भी करनी है आपको, ध्यान रखना। if vertices of triangle are integer points
देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, आ गया। अब भाई अब क्या करें, क्या करें, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, एरिया का हम रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है तो भी सबको याद होता है। एरिया का रिजल्ट क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये नहीं याद होता तो ये तो सबको ही मालूम होता है, कितना होता है x1 प्लस प्लस ऐसा कुछ होता है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये क्या आया, x2 होता है, या ऐसा ही कुछ होता है ना, मेरे को तो ध्यान नहीं है, ऐसा ही होता है। तो जब मेरे पास x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ऑल 6 नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो गया, इंटीजर आ गया ऊपर, और अब y2 है तो ये क्या आ गया, इंटीजर y2 का मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर। तो भाई ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है। एक तरफ से मैं जा रहा हूं तो मेरे पास एरिया क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, और दूसरी तरफ से जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, एरिया रैशनल। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, ऐसा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसके तीनों वर्टिसेस क्या हो, इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है ना, नोट कर लो ढंग से। मतलब जब हमने एरिया को प्रेडिक्ट किया तो हमारे पास एक तरफ से कैसा आ रहा है, इर्रेशनल, और एक तरफ से कैसा आ रहा है, रैशनल। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट नो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर विच ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर इंटीजर पॉइंट या इंटीग्रल पॉइंट्स। गॉट इट। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, हमने इक्विलेटरल मान के चले हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे यहां पे इक्विलेटरल लगाया, बात समझ में आ गई ना। हमने क्या किया, ढंग से समझना, यहां पे इक्विलेटरल से एरिया निकाला है मान के, और यहां पे नॉर्मली एरिया निकाला है, बात समझ में आ रही है ना। और x1 x2 x3 y1 y2 y3 को इंटीजर लगाया है, यहां पर भी लगाया है और यहां पर भी लगाया है। तो पहले आपने क्या किया, यहां से एरिया निकाल लिया, इसमें इक्विलेटरल का तो कोई कंडीशन लगाई नहीं है, ये ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन वर्टिसेस क्या माने हैं, इंटीजर्स। तो एरिया कैसा आ गया, रैशनल। फिर मैंने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, लेकिन ट्रायंगल को कैसा मान लिया है, इक्विलेटरल। तो वो कैसा आया, इर्रेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसका वर्टिसेस क्या हो, इंटीजर्स। समझ गए ना। पहला दूसरा जो पार्ट हमने किया है वो पहले करना चाहिए। यस, नहीं, ये तो इक्विलेटरल में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा क्या होगा, ये हमेशा वैलिड होगा। अगर इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं तो एरिया कैसा आएगा, रैशनल आएगा। अगर इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं तो एरिया कैसा आएगा, रैशनल आएगा हर ट्रायंगल के लिए। लेकिन इक्विलेटरल के लिए जब हमने ट्राई किया तो वो कैसा आ गया, इर्रेशनल आ गया। इसीलिए ऐसा कोई ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के क्या हो, इंटीजर्स हो, और साथ में वो कैसा हो, इक्विलेटरल। गॉट इट। समझ गए कि नहीं, समझ आया कि नहीं। लिखिए जरा, एक प्रॉब्लम लिखिए। A point moves in XY plane। ये प्रॉब्लम है, कुछ याद व्याद तो नहीं करना, इससे रिलेटेड कोई एक रिजल्ट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। मॉड फंक्शन का एप्लीकेशन है बेसिकली ये। A point moves in XY plane। A point moves in XY plane
such that sum of its distances from two mutually perpendicular lines is always equal to 4. Then find area enclosed. Then find area enclosed by the locus of point. अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या दी है हमें? कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक ये एक ये। पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि वहां से इन दोनों पे क्या ड्रॉन है? अगर ये पॉइंट P है तो ये कहां वेराई करता है कि ये चीज क्या हो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर और यहां से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो? कांस्टेंट हो, है मतलब। तो ये P1 है और ये P2 है, तो ये H, K है वो कैसे लाई कर रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं और P1 मॉड ऑफ P1 प्लस मॉड ऑफ P2 क्या है? कांस्टेंट है, कुछ 4 दिया है। लेंथ है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, एल्जेब्रिक होता है वो तो। डिस्टेंसेज है तो लाइन नहीं आएगी। मॉड है, डिस्टेंसेज ले रहे हैं ना तो मॉड वाइज लेंगे। बात समझ में आ गई ना? जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो मॉड लेते हैं ना, प्लस माइनस अंडर रूट नहीं लगाते, मॉड ही है वो। अब ढंग से देखना, लेकिन मैं इस फैक्ट का यूज करना चाह रहा हूं। वैसे तो इस शिफ्टिंग के बाद ढंग से समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी भी समझ में आ सकता है। आप ये मुझे ये बताइए कि जो सर्किल है, ये सर्किल है मेरे पास, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लोकस की इक्वेशन निकालने से नहीं है। लोकस की इक्वेशन निकालने का फर्क तो ये, अगर जो परपेंडिकुलर लाइन से हम अलग अलग लेंगे उससे अलग अलग होगा, अलग अलग लाइन्स आएंगी। लेकिन अगर मेरे पास ये सर्किल है और इसे उठा के मैं यहां पर ले जाऊं, यहां पे बना दूं ये सेम सर्किल, या फिर यहां पे बना दूं या यहां पे बना दूं, तो क्या इनके एरिया में चेंज आएगा? चेंज आएगा क्या? सेम सर्किल है, रेडियस सेम है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं अगर सेम प्रॉब्लम को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कभी भी रेक्टेंगुलर एक्सिस है कोई भी, तो एक को जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दी हैं तो एरिया चेंज नहीं होगा अगर मैं यहां पे अपना रेफरेंस पॉइंट बना लूं और इसे वाई एक्सिस बना लूं और इसे एक्स एक्सिस बना लूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ढंग से समझना, तो मेरी प्रॉब्लम है वो एक आसान सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी एरिया से रिलेटेड। कंसंट्रेट करना, तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनी है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्या बना लूं? अपना रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। इसे वाई एक्सिस और इसे एक्स एक्सिस। तो P से इन दो, इस पे लेंथ तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ एक्स। समझ गए ना? इस पे लेंथ तो परपेंडिकुलर कितना होगा? मॉड ऑफ वाई इक्वल टू कितना दिया है मुझे? कितना? 3 4 दिया है। अब ढंग से देखना, ये अगर 4 दिया है तो मॉड की प्रॉपर्टी में ये से याद भी रख सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं। मॉड में बहुत डिटेल में ये सारी बातें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। मॉड में क्या है? जैसे मॉड ऑफ जो 2 होता है वही क्या है? मॉड ऑफ -2 होता है। तो इसमें मैं x के प्लेस पे -x लिखूं तो क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा। y के प्लेस पे -y लिखूं तो भी क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो एक नोट लिखिए, ये याद भी करना है, लिख लो यार। फॉर द रिलेशन, ऐसे लिख लो, ग्राफ ऑफ रिलेशन, नोट करके लिख लो, ग्राफ ऑफ रिलेशन मॉड की प्रॉपर्टी है। वैसे तो मॉड में काफी कुछ ऐसी चीजें बताएंगे हम, लेकिन अभी इसे तो नोट कर ही लें आप लोग। ग्राफ ऑफ रिलेशन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4।
पहले सुन लीजिए, इस रिलेशन में अगर मैं x के प्लेस पे -x लिखूं तो क्या कोई चेंज आ रहा है? y के प्लेस पे -y लिखूं तो क्या कोई चेंज आ रहा है? y के प्लेस पे x लिखूं और x के प्लेस पे y लिखूं तो क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इससे कंक्लूजन क्या क्या निकाल रहे हैं? मैं जितने भी करेक्ट कंक्लूजन निकलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से सुनना। इफ आई रिप्लेस x बाई -x द रिलेशन रिमेन्स सेम। किसी भी रिलेशन में x को -x से रिप्लेस करें और रिलेशन सेम रहे तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लिख लो यार ये, फॉर दिस गिवन रिलेशन, फॉर द गिवन रिलेशन if I replace x by -x, if I replace x by -x, the relation remains same. So the graph of relation is symmetric about y एक्सिस। ये ध्यान भी रखना, बहुत काम की बात है, आगे भी काम देगी। इसको तो एक लाइन में ही बता सकते थे हम, लेकिन ये कंक्लूजन आपकी जनरली समझ में आ जाए इसलिए बता रहे हैं। अगर मैं y को -y से रिप्लेस करूं तो क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो y को -y से रिप्लेस करने पर चेंज नहीं हो रहा तो ग्राफ कैसा होगा? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। लिख लो यार, फॉर द गिवन रिलेशन, दोबारा से लिखो, फॉर द गिवन रिलेशन इफ वी रिप्लेस y बाई -y, द रिलेशन रिमेन्स सेम, द रिलेशन रिमेन्स सेम। So the graph of relation, is symmetric about x-axis. अब ज्यादा बात नहीं कर रहे, बहुत डिटेल में हो गया। हाँ, जाएगा ना? नहीं, वो y इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग होता तो नहीं जाता। यहां पे y पे भी तो मॉड लगा है ना। x और y दोनों निगेटिव हो सकते हैं। सुनो जरा, इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? अगर x को -2 लिख दें, y को -2 लिख दें तो 4 नहीं आएगा क्या? अब ढंग से सुनना यार, मैंने कंक्लूजन आपको यह बताया है कि इसका ग्राफ कैसा है? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। जो कंक्लूजन आपकी समझ में आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या अगर x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है? जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस टाइप के बहुत डिटेल में हम फंक्शंस में, मॉड फंक्शन डिटेल में बताएंगे, तब आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड x ये रिलेशन है, ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4। लेकिन ये मेरे काम का कब है? ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई ना? तो इसका ग्राफ कैसा आया मेरे पास? ये आया। ढंग से सुनना, ये आ गया। ये इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। लेकिन पहले मैं कंक्लूजन निकाल चुका हूं कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, वैसा ही सेकंड में होगा, और पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो जैसा ऊपर है वैसा का वैसा ही नीचे भी होगा। तो फाइनली ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए, काफी आसान सी बात है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे सर्किल की इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, तो ये जो फाइनली रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है? ये स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसमें यहां पे -x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या है? -x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन क्या है?
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। डिटेल में करते तो इन चारों को बनाते, उनके लाइन सेगमेंट बनाते, उनको कलेक्ट करके इसका ग्राफ बनाते, लेकिन लॉजिक से गए हम तो एक बनाया और सिमेट्री से और बना लिए। बात समझ में आ गई ना? समझ आया? ये नहीं आया? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब मॉड एक्स होता क्या है? माइनस एक्स के इक्वल कब होता है? जब एक्स कैसा हो? नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एज वेल एज वाई बोथ आर नेगेटिव, दैट्स वाई वी राइट मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड मॉड वाई इक्वल टू माइनस वाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाई इज नेगेटिव बट एक्स इज पॉजिटिव, सो वी राइट मॉड वाई इक्वल टू माइनस वाई बट मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। गॉट इट? अब इसके एरिया की बात हो रही है तो कोई टेंशन है नहीं। इसका ये लेंथ 4 है, ये 4 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई? कितनी आ गई? 4√2। तो एरिया कितना आ गया? 4√2 इंटू 4√2 दैट इज 16, 32 आ गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ गई ना? ये आपको याद भी करना है। अभी मॉड के बाद इनसे समझ में आएगा कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 या मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। और मुझे ये बताइए कि यहां पे -1 करते हैं, यहां पे -2 करते हैं, तो भी क्या कोई चेंज होगा? रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं ऐसा करता हूं मॉड एक्स -1 प्लस मॉड वाई -2 इक्वल टू 4, तो क्या हुआ है? अरे भैया, जैसा नेचर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 का 0,0 के अबाउट है, इसका नेचर किसके अबाउट होगा? 1,2। तो ये ऐसा ही है कि ओरिजिन कहां पे पहुंच गया? 1,2 पे। चेंज ज्यादा कोई अंतर थोड़ी नहीं आएगा। बात समझ में आई ना? डिटेल में मॉड के बाद में ये सारी बातें बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन बता दिया है कि जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा बहुत तो आ ही जाए। समझ आ गया ये? है? समझ आ गए? तो फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने 3 बातों पे आज फोकस किया है। एक क्या है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस रेशनल हैं तो निश्चित तौर पे क्या होता है? सेंट्रॉइड। अच्छा एक बात बताइए, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस रेशनल है तो सेंट्रॉइड क्या होगा? रेशनल होगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नहीं है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ये रेशनल ऐसे भी हो सकता है कि x1 2 प्लस √2 हो और x2 क्या हो? 2 माइनस √2 हो और x3 क्या हो? कोई रेशनल हो 3 हो। मतलब ये तो ट्रू है कि कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस क्या है? रेशनल है, तो सेंट्रॉइड क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ध्यान से समझिए, ये तो ट्रू है। अब अगर मेरे पास वर्टिसेस क्या है? रेशनल है, तो सर्कम सेंटर भी क्या होगा? रेशनल होगा। सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी क्या होगा? रेशनल होगा। एंड व्हाट अबाउट एन सेंटर? इट मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है? इंटीजर्स हैं, तो ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कभी भी साइमल्टेनियसली इंटीजर पॉसिबल नहीं होते। ठीक है कि नहीं? तीसरी नॉर्मल सी मॉड की एप्लीकेशन बताया कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू कितना हो? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या है 4 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होता है? 4√2 इंटू 4√2 लाइक दैट। अगर ए होगा तो एरिया कितना आ जाएगा? a√2 इंटू a√2 मीन्स 2a स्क्वायर। गॉट इट? ठीक।